गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, बीमा के सिद्धांतों की कड़ी में आज अपन अध्ययन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, निकटतम कारण का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत बीमा के अंतर्गत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो हम पहले करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत अग्नि व सामुद्रिक बीमा अनुबंधों पर लागू होता है। यह सिद्धांत बताता है कि बीमा की विषय वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर भी बीमित का यह कर्तव्य है कि वह बीमा की विषय वस्तु की सुरक्षा के लिए वे सभी साधारण प्रयास करे जो कि बीमा न होने की दशा में एक साधारण बुद्धि का मनुष्य अपने माल की सुरक्षा के लिए करता है। जब भी बीमित अपने माल की सुरक्षा के लिए ऐसा प्रयास नहीं करता है और उसकी लापरवाही के कारण नुकसान होता है, तो बीमित बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, किंतु बीमित से अपनी जान जोखिम में डालकर विषय वस्तु की सुरक्षा की अपेक्षा व्यर्थ होगी। तो इसलिए कि जब भी कोई बीमित बीमा कराता है तो उसे अपने माल की सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उसकी संपत्ति या उसके माल को कोई क्षति ना हो। यदि लापरवाही के कारण उसे क्षति होती है तो वह बीमाकर्ता को क्षति प्राप्त करने के लिए या क्षति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत है, निकटतम कारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। बीमा के विषय वस्तु को जिन कारणों से क्षति हो सकती है उन्हें हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला कारण बीमाकृत कारण, इंश्योर्ड पेरिल्स। ये वे कारण जिनसे सुरक्षा पाने के लिए बीमा करवाया जाता है बीमाकृत कारण कहलाते हैं। इन कारणों से बीमाकृत में बीमा की विषय वस्तु को कोई क्षति पहुंचती है तो बीमाकर्ता को उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दूसरा है सेकंड, अन्य कारण, एक्सक्लूडेड पेरिल्स। बीमाकर्ता कारणों के अतिरिक्त सभी कारण अन्य कारणों की श्रेणी में आते हैं। अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाली हानियों के लिए बीमाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। निकटतम कारण के सिद्धांत में जब बीमा की विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से बीमाकर्ता कारणों से क्षति होती है तो बीमाकर्ता को उत्तरदायी ठहराना कठिन नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यदि क्षति बीमाकृत कारणों व अन्य कारणों के सम्मिलित प्रभाव से होती है या एक के बाद एक दोनों कारणों के घटित होने से होती है तो ऐसी दशा में बीमाकर्ता को उत्तरदायी ठहराना कठिन हो जाता है। तो क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति में यह देखना आवश्यक होता है कि किन कारणों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और शक्तिशाली कारण कौन सा है। ऐसे कारण को भी क्षति का निकटतम कारण कहते हैं। उन्हें दूरगामी प्रभाव वाले कारण भी कहते हैं। निकटतम कारण का सिद्धांत यह बताता है कि बीमाकर्ता के दायित्व का निर्धारण में क्षति के निकटतम कारणों पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि दूरगामी कारणों पर। उल्लेखनीय है कि कारणों के कारण यानी कॉजेज ऑफ कॉजेज से कानून का कोई संबंध नहीं है। यहाँ हमें निकटतम कारण को भी समझ लेना चाहिए। प्रीवी काउंसिल ने अपने निर्णय में इसे परिभाषित करते हुए कहा कि निकटतम कारण से आशय एक ऐसे कार्यशील व प्रभावपूर्ण कारण से होता है जो उन घटनाओं की श्रृंखला को गति प्रदान करता है जो किसी नए
वह स्वतंत्र स्रोत से प्रारंभ होकर बिना किसी हस्तक्षेप के दक्षतापूर्ण कार्य करते हुए परिणाम उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से निकटतम कारण के सिद्धांत को हम कुछ एग्जाम्पल से, उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि निकटतम कारण किसे माना जा सकता है। पहला, जैसे राम अपना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाता है। एक दिन वह शिकार पर जाता है जहां वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। भय व कमजोरी के चलते वह हिलडुल नहीं पाता है, वही गीली जमीन पर पड़ा रहता है। इससे उसे जुकाम हो जाता है। आगे चलकर उसे निमोनिया हो जाता है, वह उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर मृत्यु का निकटतम कारण दुर्घटना है, ना कि निमोनिया। तो निमोनिया दूरगामी कारण है, अतः व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में बीमाकर्ता उत्तरदायी होगा, क्योंकि सदैव इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग दूरगामी कारण को ही बीमा का क्षति का कारण माना जाता है। तो इस कंडीशन के अंतर्गत राम को उसकी व्यक्तिगत दुर्घटना होने पर जो उसका दूरगामी कारण है निमोनिया, तो वह सही माना जाएगा और इस कारण से राम को बीमाकर्ता को क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। सेकंड, श्याम अपना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाता है। वह किसी दुर्घटना से चोटग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ इलाज के दौरान उसे छूत की कोई बीमारी हो जाती है, वह उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ मृत्यु का कारण छूत की बीमारी है, ना कि दुर्घटना। अतः व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल, हरि के मकान में आग लग जाने के कारण उसकी एक दीवार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है। नगरपालिका जनता की सुरक्षा की दृष्टि से उस दीवार को गिराने का आदेश दे देते हैं। दीवार गिराने की प्रक्रिया में वह पड़ोस के गोपाल के मकान पर गिर जाती हैं, वह उसे नुकसान हो जाता है। गोपाल अग्नि बीमा पत्र के तहत क्षतिपूर्ति की मांग करता है। यह सही है, क्योंकि यहाँ क्षति का कारण अग्नि ही है। इसी तरह से एक जहाज मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए चीनी लेकर रवाना होता है। इसका वह चीनी का सामुद्रिक बीमा करवाया जाता है। जहाज के पेंदे में समुद्री जीव जंतुओं ने छेद कर दिया। परिणाम स्वरूप जहाज में पानी आने से चीनी घुल-घुल कर निकलने लगी। यहाँ हानि के दो कारण हैं। ए, सामुद्रिक जीव जंतुओं से होने वाली हानि बीमाकृत कारणों से होने वाली हानि नहीं है। स्पष्ट है कि समुद्री जीव जंतुओं द्वारा जहाज में छेद कर देने से चीनी को क्षति नहीं पहुंच सकती थी। बी, पानी। चीनी को क्षति छेद से पानी जहाज में घुल जाने के कारण हुई है। यहाँ हानि का निकटतम कारण पानी है, जो समुद्री बीमा में बीमाकृत कारणों में से एक है। अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व होगा और बीमित क्षतिपूर्ति इसमें बीमाकर्ता से प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से क्षतिपूर्ति निकटतम कारण के उदाहरण हमने देखे और इसमें से ये देखा जाता है कि वास्तव में बीमित के क्षति का निकटतम कारण कौन सा है और वो प्रभावी है, महत्वपूर्ण है, तो उसके आधार पर बीमाकर्ता क्षति देने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे निकटतम कारण का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और इसे सिद्ध करने का क्या भार है।